मानवाधिकार। मानवाधिकार की भावना का जन्म द्वितीय महायुद्ध के पश्चात हुआ। इस भावना का आशय राष्ट्र को ऐसे अधिकार प्रदान करना है जिनका प्रयोग करके प्रत्येक राष्ट्र अपना उचित रूप में विकास कर सकता है। मानवीय अधिकारों की भावना विश्व बंधुत्व की भावना पर आधारित है। विश्व के सभी श्रेष्ठ व्यक्तियों के लिए मानव कल्याण ही श्रेष्ठ उद्देश्य है। उसी की पूर्ति के लिए सभी व्यक्तियों को समान अधिकार मिलने चाहिए और यही विचारधारा राष्ट्रीय स्तर पर लागू की जानी चाहिए। प्रत्येक राष्ट्र चाहे छोटा हो या बड़ा, उसको अपने विकास के लिए अनुकूल एवं समान अवसर सदैव मिलना चाहिए। मानवाधिकार की भावना का विकास शनै शनै हुआ है। सर्वप्रथम ब्रिटेन ने सन 1215 में महान घोषणा पत्र प्रकाशित किया। 1676 में बंदी प्रत्यक्षीकरण अधिनियम बनाया तथा 1689 में अधिकार पक्ष का अधिनियम पारित किया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा के साथ साथ सन 1776 में मानव अधिकारों की घोषणा में मानव अधिकारों का विशुद्ध वर्णन किया गया था। 1929 में अंतर्राष्ट्रीय विधि संस्थान ने अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकारों को घोषित किया। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय कानूनों में पुनः मानव अधिकारों के महत्व को समझा गया। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के समय उसके चार्टर में सर्वप्रथम ये कहा गया कि हम अपनी आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए शांति और सुरक्षा व्यवस्था करना चाहते हैं। स्पष्ट है कि इसमें मानवाधिकार की ओर विशेष ध्यान दिया गया। 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने मानव अधिकारों की सुरक्षा रखने के दृष्टिगत विश्व मानव अधिकारों की घोषणा के महत्व के संबंध में स्टार्क ने कहा, यह घोषणा संप्रभु की प्रतिज्ञा है, आदर्शों का विवरण है, एक मार्गदर्शक व्यवस्था है। मानवाधिकार संबंधी घोषणा पत्र में प्रस्तावना सहित 30 अनुच्छेद हैं। इस घोषणा पत्र में नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारों के साथ साथ पहली बार सामाजिक अधिकारों का प्रतिपादन किया गया। इसकी प्रस्तावना में मानव जाति की जन्मजात गरिमा और सम्मान तथा अधिकारों पर बल दिया गया। चूंकि यह घोषणा संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के प्रस्ताव के रूप में स्वीकार की गई थी, इसलिए इसको कानूनी रूप से बाध्य करने वाला कोई स्वरूप नहीं है। इसके 30 अनुच्छेद इस प्रकार हैं। अनुच्छेद 1, सभी मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है और अधिकार और मर्यादा में समान है। उनमें विवेक और बुद्धि है, अतएव उन्हें एक दूसरे के साथ भातृभाव युक्त व्यवहार रखना चाहिए। अनुच्छेद 2, प्रत्येक व्यक्ति बिना जाति, रंग, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीतिक अथवा सामाजिक उत्पत्ति, जन्म अथवा किसी दूसरे प्रकार के भेदभाव के इस घोषणा में व्यक्त किए हुए सभी अधिकारों और स्वतंत्रताओं का पात्र है। इसके अलावा किसी स्थान अथवा देश के साथ जिसका वह व्यक्ति नागरिक है, राजनीतिक परिस्थिति के आधार पर भेद नहीं किया जाएगा, चाहे वह स्वतंत्र हो, संरक्षित हो अथवा स्वशासनाधिकार से विहीन हो अथवा अन्य प्रकार से अल्पप्रभु हो। अनुच्छेद 3, प्रत्येक व्यक्ति को जीवन, स्वाधीनता और सुरक्षा का अधिकार है। अनुच्छेद 4, कोई व्यक्ति दासता या गुलामी में नहीं रखा जा सकेगा। दासता और दास व्यवहार सभी क्षेत्रों में सर्वथा निषिद्ध होगा। अनुच्छेद 5, किसी व्यक्ति को क्रूर या अमानुषिक दंड नहीं दिया जाएगा और न उसके साथ अपमानजनक बर्ताव किया जाएगा। अनुच्छेद 6, प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार होगा कि वह सर्वत्र कानून के अधीन व्यक्ति माना जाए। अनुच्छेद 7, कानून के सामने सभी समान हैं और किसी भेदभाव के बिना कानून की सुरक्षा के अधिकारी हैं। यदि इस घोषणा के विरुद्ध वैध नीति मूलक आचरण किया जाए या किसी को ऐसे आचरण की प्रेरणा दी जाए तो उस अवस्था में सब समान रूप से रक्षा के अधिकारी हैं। अनुच्छेद 8, प्रत्येक व्यक्ति को संविधान या कानून द्वारा प्राप्त मौलिक अधिकारों को भंग करने वाले कार्यों के विपरीत राष्ट्रीय न्यायालयों के समक्ष संरक्षण पाने का अधिकार होगा। अनुच्छेद 9, किसी व्यक्ति की अविवाहित गिरफ्तारी, कैद अथवा निष्कासन न हो सकेगा।
अनुच्छेद 10 प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायालय द्वारा अपने अधिकारों तथा अपने विरुद्ध आरोपित किसी अपराध के निर्णय के लिए उचित और खुलेआम तरीके से सुने जाने का पूर्णतः समान अधिकार है। अनुच्छेद 11 का 1 प्रत्येक व्यक्ति जिस पर दंडनीय अपराध का आरोप है तब तक निर्दोष समझा जाएगा जब तक उसे खुलेआम मुकदमे द्वारा जिसमें उसे अपने को निर्दोष प्रमाणित करने के लिए उचित सुविधा प्राप्त रही हो अपराधी सिद्ध नहीं किया जाता। सेकंड, जो अपराध करने के समय किसी राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार दंडनीय नहीं था, उस अपराध के लिए अपराध के बाद बने हुए कानून द्वारा किसी व्यक्ति को दंडित नहीं किया जा सकता। जो सजा अपराध करने के समय कानून के अनुसार वैध थी, उससे अधिक सजा बाद के बने हुए कानून के मंतव्य के अनुसार नहीं दी जा सकेगी। अनुच्छेद 12 किसी की भी कौटुंबिक, गार्हस्थ्यिक और पत्र व्यवहार की गोपनीयता में मनमाना दखल नहीं दिया जाएगा और न उसके सम्मान और ख्याति पर आघात पहुंचाया जाएगा। अनुच्छेद 13 का फर्स्ट प्रत्येक व्यक्ति को अपने राज्य की सीमा के भीतर आवागमन और निवास की स्वतंत्रता का अधिकार होगा। सेकंड, प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी देश को जिसमें उसका भी देश सम्मिलित है छोड़ने का अधिकार है और अपने देश में लौट जाने का अधिकार है। अनुच्छेद 14 का फर्स्ट प्रत्येक व्यक्ति को प्रताड़ना से बचाने के लिए किसी भी देश में आश्रय लेने और सुख से रहने का अधिकार है। सेकंड, अराजनीतिक अपराध अथवा संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्य एवं सिद्धांत के विरुद्ध होने वाले कार्यों के फलस्वरूप मूलतः दंडित व्यक्ति अपराध से वंचित रहेंगे। अनुच्छेद 15 का फर्स्ट प्रत्येक व्यक्ति को राष्ट्रीयता का अधिकार होगा। सेकंड, कोई व्यक्ति अपनी राष्ट्रीयता से मनमाने ढंग से वंचित नहीं किया जा सकेगा और न उसको राष्ट्रीयता परिवर्तन करने के मान्य अधिकार से वंचित किया जाएगा। अनुच्छेद 16 का फर्स्ट वयस्क अवस्था वाले पुरुष और स्त्री को जाति, राष्ट्रीयता अथवा धर्म की सीमा के बिना विवाह करने और परिवार स्थापित करने का अधिकार प्राप्त है। उन्हें विवाह करने का वैवाहिक जीवन में और वैवाहिक संबंध विच्छेद के समान अधिकार प्राप्त है। सेकंड, विवाह के इच्छुक दंपति की पूर्ण स्वतंत्रता और स्वीकृति पर विवाह संपन्न होगा। थर्ड, परिवार समाज की नैसर्गिक एवं मौलिक सामूहिक इकाई है और उसे समाज और राज्य द्वारा संरक्षण प्राप्त करने का अधिकार है। अनुच्छेद 17 का फर्स्ट प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं अथवा दूसरों के साथ संपत्ति रखने का अधिकार है। सेकंड, कोई भी अपनी संपत्ति से मनमाने तौर पर वंचित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 18 प्रत्येक व्यक्ति को विचार, अनुभूति तथा धर्म स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। इस अधिकार के अंतर्गत अपने धर्म या मत को परिवर्तन करने की स्वतंत्रता और अपने धर्म और मत का उपदेश, प्रयोग, पूजा और परिपालन सर्वसाधारण के सामने अथवा एकांत में करने की स्वतंत्रता सम्मिलित है। अनुच्छेद 19 प्रत्येक व्यक्ति को मत और विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। इसके अंतर्गत स्वेच्छा से मत स्थिर करने और किसी भी भौगोलिक सीमा और माध्यम से विचार और सूचना मांगने, प्राप्त करने और देने की स्वतंत्रता सम्मिलित है। अनुच्छेद 20 का फर्स्ट प्रत्येक व्यक्ति को शांतिपूर्ण ढंग से एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता है। सेकंड, किसी व्यक्ति को किसी संस्था में सम्मिलित होने के लिए विवश नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 21 का फर्स्ट प्रत्येक व्यक्ति को अपने देश के प्रशासन में स्वतंत्रता पूर्वक निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा भाग लेने का अधिकार है। सेकंड, प्रत्येक व्यक्ति को अपने देश की सरकारी सेवा में पहुंचने की समान सुविधा का अधिकार है। थर्ड, लोकमत ही प्रशासन के शासनाधिकार का आधार होगा। यह लोकमत निश्चित अवधि के बाद और सही तौर पर किए गए चुनावों द्वारा प्रकट होगा। ये चुनाव सर्वसाधारण के समान मताधिकार से और गुप्त मतदान द्वारा अथवा इसी प्रकार की किसी स्वतंत्र मतदाता के प्रक्रिया के द्वारा संपन्न होंगे। अनुच्छेद 22 प्रत्येक व्यक्ति समाज का सदस्य होने के नाते सामाजिक सुरक्षा का अधिकार रखता है और राष्ट्रीय प्रयत्न और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के द्वारा
एवं प्रत्येक राज्य के संगठन और साधन के अनुसार आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों को जो उसके गौरव और व्यक्तित्व के स्वतंत्र विकास के लिए आवश्यक है, प्राप्त करने का अधिकार रखता है। अनुच्छेद 23 फर्स्ट, प्रत्येक व्यक्ति को काम करने, जीविका के लिए पेशा चुनने, काम की उचित एवं अनुकूल परिस्थितियां प्राप्त करने और बेकारी से सुरक्षित रहने का अधिकार है। सेकंड, प्रत्येक व्यक्ति को बिना भेदभाव के समान काम के लिए समान वेतन पाने का अधिकार है। थर्ड, प्रत्येक व्यक्ति को अपने कार्य के लिए उचित और अनुकूल पारिश्रमिक पाने का अधिकार है, ताकि अपनी ओर अपने परिवार की मानवीय प्रतिष्ठा के अनुकूल सत्ता कायम रखना सुनिश्चित हो सके और साथ ही यदि आवश्यक हो तो सामाजिक संरक्षण के अन्य साधन भी प्राप्त हो सकें। फोर्थ, प्रत्येक व्यक्ति को अपने हितों की रक्षा के लिए श्रम संघ यानी ट्रेड यूनियन कायम करने और उसमें सम्मिलित होने का अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 24, प्रत्येक व्यक्ति को विश्राम और अवकाश का अधिकार है, साथ ही साथ काम के घंटों का समुचित निर्धारण और अवधि के अनुसार सवेतन छुट्टियों का अधिकार है। अनुच्छेद 25 का फर्स्ट, प्रत्येक व्यक्ति को एक ऐसा जीवन स्तर कायम करने का अधिकार है जो उसके और उसके परिवार के स्वास्थ्य एवं सुख के लिए पर्याप्त हो। इसमें भोजन, वस्त्र, निवास स्थान, चिकित्सा की सुविधा तथा आवश्यक समाज सेवाओं की उपलब्धि और बेकारी, बीमारी, शारीरिक असमर्था, वैधव्य, वृद्धावस्था या काबू के बाहर परिस्थितियों के कारण जीविका के साथ साथ हार सम्मिलित है। सेकंड, प्रत्येक माता तथा शिशु को मातृत्व और शिशु की विशेष देखभाल और सहायता प्राप्त करने का अधिकार है। सभी बच्चे, चाहे वे विवाहित दंपति की संतान हो अथवा जायज हो, समान रूप से सामाजिक संरक्षण का उपभोग करेंगे। अनुच्छेद 26 का फर्स्ट, प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा पाने का अधिकार है। शिक्षा कम से कम प्रारंभिक और मौलिक अवस्था में निःशुल्क होगी। प्रारंभिक शिक्षा अनिवार्य होगी। तकनीकी यानी टेक्निकल और व्यावसायिक यानी कमर्शियल शिक्षा की समान उपलब्धि की व्यवस्था की जाएगी और योग्यता के आधार पर उच्च शिक्षा सभी समान रूप से प्राप्त कर सकेंगे। सेकंड, शिक्षा का लक्ष्य मानव व्यक्तित्व का पूर्ण विकास और मानव अधिकारों एवं मौलिक स्वतंत्रताओं की प्रतिष्ठा बढ़ाना होगा। शिक्षा द्वारा सभी राष्ट्रों और जातियों एवं धार्मिक समूहों में सद्भाव, सहिष्णुता और मैत्री की अभिवृद्धि की जाएगी और शांति कायम रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यों को शिक्षा द्वारा बढ़ाया जाएगा। थर्ड, माता पिता को अपनी संतान के लिए शिक्षा के प्रकार चुनने का अधिकार है। अनुच्छेद 27 फर्स्ट, प्रत्येक व्यक्ति को समाज के सांस्कृतिक जीवन में स्वतंत्रता पूर्वक भाग लेने व कलाओं का आनंद लेने और वैधानिक विकास से लाभान्वित होने का अधिकार है। सेकंड, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी किसी भी वैधानिक, साहित्यिक अथवा कलात्मक कृति के फलस्वरूप सैनिक एवं भौतिक हितों के संरक्षण का अधिकार है। अनुच्छेद 28, प्रत्येक व्यक्ति ऐसी सामाजिक और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का अधिकारी है जिससे इस घोषणा में निर्दिष्ट अधिकारों और स्वतंत्रताओं की पूर्ण प्राप्ति हो सके। अनुच्छेद 29 का फर्स्ट, समाज के प्रति प्रत्येक व्यक्ति के कुछ ऐसे कर्तव्य हैं जिनसे उसके व्यक्तित्व का स्वतंत्र एवं पूर्ण विकास संभव है। सेकंड, अपने अधिकारों एवं स्वतंत्रताओं का उपभोग करने में प्रत्येक व्यक्ति को उन सीमाओं के भीतर रहना होगा जो कानून द्वारा इस उद्देश्य से निर्धारित की गई हैं कि दूसरों के अधिकारों और स्वतंत्रताओं का अपेक्षित सम्मान एवं प्रतिष्ठा हो सके और जनतांत्रिक समाज में नैतिकता, सार्वजनिक शांति तथा जन कल्याण के हेतु समुचित आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। थर्ड, उन अधिकारों और स्वतंत्रताओं का संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों एवं सिद्धांतों के विरुद्ध किसी भी दशा में प्रयोग न किया जाए। अनुच्छेद 30, इस घोषणा पत्र में दिए गए किसी भी आदेश के ऐसे अर्थ न लगाए जाएं जिससे किसी राज्य को, समूह अथवा व्यक्ति को किसी भी ऐसे काम में लगने या करने
का अधिकार मिले, जिसका इस घोषणा पत्र में वर्णित अधिकारों और स्वतंत्रताओं में किसी को नष्ट करने का उद्देश्य हो। ये घोषणा पत्र को मानवतावाद का दमकल कहा गया है। चार्ल्स मलिक के अनुसार ये घोषणा पत्र केवल प्रस्ताव पत्र न होकर संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर का अंग है। श्रीमती रूजवेल्ट ने इस घोषणा पत्र को समस्त मानव समाज के मैग्ना कार्टा का नाम दिया। पामर एवं पंकिस के शब्दों में ये घोषणा केवल आदर्शों का प्रतिपादन है, कानूनी रूप से बाध्य करने वाला कोई समझौता नहीं है, परंतु यह एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज है। मानव अधिकार और भारतीय दृष्टिकोण। भारत मानवीय अधिकारों की सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्ध राष्ट्र है। भारत संयुक्त राष्ट्र निकायों जैसे महासभा, ECOSOC तथा मानवाधिकार आयोग सामाजिक और मानवीय मसलों के विचार विमर्श में बराबर सक्रिय भूमिका निभाता रहा है। भारत की नीति मानवाधिकार तथा सामाजिक न्याय और लोकतंत्र के प्रति उसकी गहरी प्रतिबद्धता, कानून के शासन तथा मानवाधिकारों के संरक्षण तथा संवर्धन और मूलभूत उन्मुक्तियों जैसे मसलों पर उसकी सिद्धांतगत स्थिति पर आधारित रही है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 45वें अधिवेशन में भारत ने तीसरी समिति की कार्यवाहियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत ने तीसरी समिति द्वारा और बाद में महासभा द्वारा अप्रवासी श्रमिकों और उनके परिवारों के अधिकारों से संबंध अभिसमय को पारित किया जाने का समर्थन किया। भारत ने 30 सितंबर 1990 को न्यूयॉर्क में संपन्न विश्व बाल शिखर सम्मेलन में भाग लिया। भारत संयुक्त राष्ट्र महासभा के 46वें सत्र के दौरान तृतीय समिति के विचार विमर्श में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अगस्त 1991 में जिनेवा में आयोजित अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव की रोकथाम और उनकी रक्षा से संबंध संयुक्त राष्ट्र उप आयोग के 43वें सत्र में और 31 जनवरी से 11 मार्च 1994 तक जिनेवा में आयोजित मानवाधिकार आयोग के 50वें सत्र में भी सक्रिय रूप से हिस्सा लिया। मानव अधिकारों की सार्वजनिक घोषणा के 20 वर्षों बाद संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 1968 को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार वर्ष घोषित किया। इस वर्ष का सबसे महत्वपूर्ण आयोजन तेहरान में आयोजित मानवाधिकारों पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था, जिससे एक कार्यक्रम और एक मुख्य घोषणा का अनुमोदन किया गया। तेहरान सम्मेलन के 25 वर्षों बाद वर्ष 1993 में वियना में एक विश्व सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने पूरी दुनिया में मानव अधिकारों को बढ़ावा देने और उन्हें संरक्षण प्रदान करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। वियना घोषणा और कार्यवाही कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा मानव अधिकारों और बुनियादी स्वतंत्रताओं को सुनिश्चित करने के लिए भविष्य में किए जाने वाले साझा प्रयासों का उल्लेख किया गया। इस सम्मेलन की कार्यसूची को महासभा ने 1992 में तय किया था। इस कार्यसूची में उन बाधाओं को पहचानने का प्रयास किया गया था जो मानव अधिकारों के क्रियान्वयन में सामने आती हैं। इसके अतिरिक्त कार्यसूची में विकास, लोकतंत्र और सभी मानव अधिकारों के प्रति लोगों के समान अधिकारों के संबंध पर भी प्रकाश डाला गया था। मानव अधिकारों के संबंध में नई चुनौतियों और उनका सामना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को सुदृढ़ बनाना है। संयुक्त राष्ट्र की गतिविधियों को और अधिक प्रभावी बनाना एवं ऐसी व्यवस्थाओं का उल्लेख था जो इन गतिविधियों के लिए जरूरी वित्तीय एवं अन्य साधन मुहैया करा सके। वियना सम्मेलन के लिए की जाने वाली तैयारी की प्रक्रिया में विकासशील और औद्योगिक देशों के बीच कई मुद्दों पर मतभेद सामने आए। इन मुद्दों में मानव अधिकारों की सार्वजनिकता को किसी क्षेत्र विशेष के संदर्भ में रखने पर सबसे ज्यादा विवाद हुआ। इसी तरह सभी मानव अधिकारों के साथ विकास के अधिकार एवं नागरिक और राजनीतिक अधिकारों की आपस में अंतर्निर्भरता भी विवाद का एक कारण बनी। नागरिक और राजनीतिक अधिकारों, आतंकवाद का साया और मानवाधिकारों के क्रियान्वयन, निगरानी और निवारण संबंधी प्रक्रियाएं भी मनमुटाव का कारण बनी। इस संबंध में केवल अंतिम तैयारी सत्र में कुछ प्रगति हो सकी।
इस सम्मेलन में सरकारों, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों और संगठनों, राष्ट्रीय संस्थाओं और 841 गैर सरकारी संगठनों ने भाग लिया, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड संख्या भी है। वियना घोषणा और कार्यवाही कार्यक्रम के प्रति 171 देशों ने अपनी सहमति व्यक्त की और उनका दिसंबर 1993 में महासभा द्वारा अनुमोदित किया गया। महासभा के इस सम्मेलन की सिफारिश को पूरी तरह क्रियान्वित करने के लिए और अधिक कारगर कदम उठाने का आह्वान किया। इसकी मुख्य उपलब्धियां इस प्रकार थी। फर्स्ट, मानव अधिकारों के लिए एक उच्च आयोग के गठन की सिफारिश। सेकंड, मानव अधिकारों की सार्वजनिकता पर जोर। थर्ड, पहली बार सर्वसम्मति से यह माना जाता है कि विकास अधिकार एक अविभाज्य अधिकार है। फिफ्थ, आर्थिक, सामाजिक और संस्कृति अधिकारों को अविभाज्य मानते हुए उनका एकीकरण और नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों के साथ उनके संबंध को स्वीकार किया गया। फिफ्थ, लोकतंत्र को एक मानव अधिकार माना गया। इस तरह लोकतंत्र को मजबूत करने एवं उसे बढ़ावा देने के लिए लोकतांत्रिक एवं कानून के शासन संबंधी प्रक्रियाओं पर बल दिया गया। सेवेंथ, यह माना गया कि आतंकवाद की गतिविधियां मानव अधिकारों पर श्रेष्ठ हैं। सिक्स, यह माना गया कि आतंकवाद की गतिविधियां मानव अधिकारों पर श्रेष्ठ हैं और नस्लवाद और नस्ली भेदभाव के साथ असहिष्णुता और विदेशी देश को समाप्त करने संबंधी नीतियों और कार्यक्रमों पर बल दिया गया। वियना घोषणा और कार्यवाही कार्यक्रम में बड़े पैमाने पर होने वाले मानव अधिकारों, विशेषकर जनसंहार, जाति द्वेष और बलात्कार, आत्मनिर्णय आदि पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया। आत्मनिर्णय के संबंध में इस सम्मेलन में पहली बार यह माना गया कि एक सरकार किसी क्षेत्र के सभी लोगों का बिना किसी भेदभाव के आधार पर प्रतिनिधित्व करती है। इसके अतिरिक्त इस सम्मेलन में वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों की पर्यावरण संबंधी जरूरतों, जोखिम में रह रहे लोगों, विशेष रूप से अप्रवासी श्रमिकों, विकलांग व्यक्तियों और शरणार्थियों के साथ महिलाओं एवं बालिकाओं के मानव अधिकारों पर बल दिया गया। इस सम्मेलन में महिलाओं के मानव अधिकारों को संयुक्त राष्ट्र की मानव अधिकार संबंधी गतिविधियों में लाने के लिए नए दिशा निर्देश बनाने पर विशेष रूप से जोर दिया गया। सम्मेलन की घोषणा और कार्यवाही कार्यक्रम में संयुक्त राष्ट्र तंत्र के संगठनों, एजेंसियों और अंगों के साथ क्षेत्रीय संगठनों एवं वित्तीय तथा विकास संस्थानों की मानवाधिकार को प्रोत्साहन और संरक्षण देने संबंधी भूमिका के विस्तार पर जोर दिया गया। महासभा ने दिसंबर 1993 में मानवाधिकारों के लिए एक संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त पद का गठन किया। यह उच्चायुक्त मानवाधिकार संबंधी गतिविधियों पर नजर रखने के साथ महासचिव द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार कार्य करता है। पहले उच्चायुक्त की नियुक्ति फरवरी 1994 में की गई थी। यह उच्चायुक्त सभी तरह के नागरिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों को प्रोत्साहन देने एवं उनके संरक्षण के लिए जिम्मेदार है। उच्चायुक्त सभी प्रकार के मानवाधिकारों को प्रोत्साहन एवं संरक्षण देने एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र तंत्र द्वारा इन अधिकारों के संबंध में गतिविधियों का समन्वय करने और ऐसी व्यवस्थाएं करने के लिए जिम्मेदार है जिनमें मानव अधिकारों के क्रियान्वयन को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके। मानवाधिकार केंद्र की निगरानी का जिम्मा भी उसका ही है। प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। मानव अधिकार दिवस से जुड़ी हुई ये जानकारी आपको कैसी लगी? आप अपनी राय हमें मेल कर सकते हैं। मेल आईडी है voiceforblind यानी वॉइस फॉर ब्लाइंड @gmail.com।